नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। उत्सर्जन कम करने के प्रयास में अड़चनें क्यों? बिजनेस स्टैंडर्ड। स्वच्छ दुनिया की ओर कुछ कदम हिंदुस्तान। अब आर्टिकल विस्तार से। उत्सर्जन कम करने के प्रयास में अड़चनें क्यों? बिजनेस स्टैंडर्ड। अजय श्रीवास्तव। लेखक जलवायु परिवर्तन और औद्योगिकी एवं व्यापार मुद्दों पर केंद्रित शोध समूह ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक हैं। दुबई में COP28 सम्मेलन के दौरान जलवायु पर आधारित चर्चाएं। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को शताब्दी के अंत तक पूर्व औद्योगिक 1850 से 1900 औसत 13.9 डिग्री सेल्सियस से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे सीमित रखने के लक्ष्य पर केंद्रित नहीं। ये लक्ष्य इनसे पहले 2015 में पेरिस समझौते में निर्धारित किया गया था, जिसे जलवायु परिवर्तन के कुछ सबसे अधिक विनाशकारी प्रभाव को रोकने के लिए आवश्यक समझा जाता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम देशों को अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भारी कटौती करनी होगी। जलवायु मॉडल से पता चलता है कि वैश्विक तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। ये मॉडल इस ओर साफ संकेत करते हैं कि यदि हमने उत्सर्जन कम नहीं किया तो सन 2021 तक यह 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो 1970 में 14.5 अरब टन था, वह 2022 आते-आते 53.8 अरब टन हो गया है। तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए हमें 2030 तक उत्सर्जन को 42% कटौती कर लगभग 22 अरब टन तक लाने की जरूरत होगी। उत्सर्जन कटौती का लक्ष्य हासिल करने में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रस्तावों की गैर बाध्यकारी प्रगति सौर और पवन ऊर्जा की तरफ मुड़ने के रास्तों में खड़ी चुनौतियां और जीवाश्म ईंधन को विकसित देशों से लगातार मिल रही वित्तीय सहयोग जैसी अनेक अड़चनें हैं। क्योटो से दुबई तक पिछले 5 दशकों में वैश्विक जलवायु प्रयासों से जागरूकता तो बहुत आई है, परंतु उत्सर्जन कटौती के स्तर पर व्यवहारिक परिणाम उतने नहीं मिले। ये यात्रा 1972 में पर्यावरण संरक्षण के लिए पहली महत्वपूर्ण वैश्विक पहल के तौर पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना के साथ शुरू हुई थी। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में UNEP ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इस संस्था के संकल्पों की गैर बाध्यकारी प्रगति के कारण उत्सर्जन कटौती में इसका प्रभाव बहुत ही कम रहा। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने 1995 में बर्लिन में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज के नाम से विख्यात COP1 सम्मेलन के साथ वार्षिक सम्मेलनों की लंबी श्रृंखला प्रारंभ की। इन सम्मेलनों का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की तरफ विश्व का ध्यान आकर्षित करना और एक फलदायी कार्यवाही प्रारंभ करना था। हालांकि देश को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए बाध्य करने में यह शुरुआती COP बैठक बहुत अधिक सफल नहीं। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर 192 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में मुख्य रूप से विकसित देशों के लिए उत्सर्जन कटौती के अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। हालांकि उस समय सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक अमेरिका के आर्थिक चिंताओं का हवाला देकर 2001 में पीछे हटने से क्योटो प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कम करने की दिशा में एक नया अध्याय शुरू करते हुए 2015 में पेरिस समझौता अमल में आया, जिस पर 196 देशों ने हस्ताक्षर किए। इसका लक्ष्य वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे विशेष तौर पर 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना था। इस समझौते ने राष्ट्रीय दृढ़ता योगदान NDC की शुरुआत की, जिसके तहत देश अपनी उत्सर्जन योजना का खाका पेश करते हैं। इसके बावजूद NDC की स्वैच्छिक प्रगति की वजह से तापमान कम करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने में उनकी पर्याप्तता के बारे में संदेह पैदा हो गया। COP28 ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना करने का आह्वान किया है। इस पर 118 देश सहमत हुए, जबकि भारत, चीन, रूस, सऊदी अरब समेत कई देश इससे अलग रहे। ऊर्जा परिवर्तन की चुनौतियां। वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य में पूरी तरह विरोधाभास है। नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा है, परंतु कुल ऊर्जा खपत में वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप जीवाश्म ईंधन का अधिक उपयोग हो रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन समन प्रयासों को धक्का लगा है, क्योंकि कुल ऊर्जा मांग बढ़ाने के कारण जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कम करने की योजना बाधित होती है। इन हालात से निपटने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा इस्तेमाल बढ़ाने, व्यापक तौर पर ऊर्जा दक्षता योजना को लागू करने और खपत कम करने के उपाय अपनाने की जरूरत है। जीवाश्म ईंधन से निर्भरता कम कर नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ना बड़ी चुनौती है। नवीकरणीय ऊर्जा का बड़ा स्रोत जल विद्युत ऊर्जा को वन्यजीव और जल बंटवारा जैसी पर्यावरणीय चिंताओं के साथ साथ डैम बनाने के लिए उपयुक्त जगह तलाशने में आने वाली दिक्कतों का सामना
करना पड़ता है। चर्चाओं से महत्वपूर्ण बिंदु नदारद, खासतौर पर सौर और पवन ऊर्जा पर पावर ग्रिड संचालित करने के लिए अभी तक तकनीक उपलब्ध नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा को 20 से 30% तक जो नियमित ऊर्जा यानी बिजली में मिश्रित करना आसान है, लेकिन इससे अधिक हिस्सेदारी बढ़ाने पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और सौर एवं पवन ऊर्जा की प्रगति को देखते हुए ऊर्जा उत्पादन में उतार चढ़ाव की स्थिति से निपटारे को इसके भंडार की पुख्ता व्यवस्था करनी होगी। नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक उत्पादन करने के साथ पावर ग्रिड की स्थिरता को बनाए रखने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। ग्रिड के आधुनिकीकरण एवं इसे नई प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए भी पर्याप्त निवेश चाहिए। अधिक ऊर्जा खपत वाले स्टील और ट्रकिंग जैसे भारी उद्योगों के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा कारगर नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के भारी भरकम आयात बिल चिंता का विषय है, क्योंकि सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अधिकांश उपकरण चीन से आते हैं। विकसित बनाम विकासशील, विकसित देश रिकॉर्ड 89% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कारण है। इन देशों ने 2020 में जीवाश्म ईंधन उद्योग को लगभग 1.8 लाख करोड़ डॉलर की सब्सिडी उपलब्ध कराई थी। अमेरिका आर्थिक कारणों का हवाला देकर 2020 में पेरिस जलवायु संधि से पीछे हट गया था, लेकिन 2021 में वह फिर इसमें शामिल हो गया। इस कदम से उसकी जलवायु नीतियों में असंगतता का संकेत मिलता है। असमानता उजागर करती है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट सबसे अधिक अमीर 1% देशों की कार्बन फुटप्रिंट सबसे गरीब 66% की तुलना में बहुत अधिक है। जब तक विकसित देश उत्सर्जन में पर्याप्त कटौती नहीं करते, तब तक वैश्विक उत्सर्जन में कमी नहीं लाई जा सकती। भारत का दृष्टिकोण, भारत अपने महत्वपूर्ण जलवायु लक्ष्यों के प्रति काफी प्रतिबद्ध दिखता है। इसमें 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 50% ऊर्जा उत्पादन करना, ऊर्जा सघनता में 2005 से अब तक 45% की कमी लाना एवं 2017 तक ऊर्जा उत्सर्जन को शून्य बिंदु पर लाना जैसे लक्ष्य शामिल हैं। अपने जलवायु प्रयास को और अधिक गंभीरता से लागू करने के लिए भारत निम्नलिखित 4 कार्य योजनाओं पर विचार कर सकता है। भारत हरित ऊर्जा अपनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को जारी रखे। मध्यम आय वाला देश बनने के लिए भी भारत की सस्ती ऊर्जा की आवश्यकता है। भारत पहले से ही अमेरिका और चीन जैसे देशों के मुकाबले प्रति व्यक्ति कम उत्सर्जन कर रहा है। भारत को विविध दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने यहाँ आवास की कमी, जैव विविधता में गिरावट और जल संकट जैसे मुद्दों के समाधान के लिए जलवायु कार्रवाई के दायरे को व्यापक करना होगा। धरती के स्थायित्व के लिए नेट जीरो जैसे लक्ष्य बहुत ही छोटे हैं। अभी प्रभावी पश्चिमी नजरिए से आगे बढ़ते हुए भारत को उच्च गुणवत्तापूर्ण जलवायु अनुसंधान क्षेत्र में निवेश बढ़ाना होगा। नोबेल विजेता समेत कई विशेषज्ञ उत्सर्जन को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ने और इसे लेकर दहशत पैदा करने वाले नजरिए से सहमत नहीं है। नंबर 4, व्यावहारिक जलवायु रणनीतियां विकसित करने और उन्हें अपनाने एवं हरित ऊर्जा की तरफ यथार्थवादी परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तकनीक प्रेमी विशेषज्ञों की सेवाएं ली जानी चाहिए। विकास की जरूरतों एवं जलवायु लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाते हुए भारत को अपने रास्ते पर चलना होगा। इस दिशा में आने वाली वास्तविक अड़चनों को पहचान कर उन्हें समय रहते दूर करने से ही व्यावहारिक परिणाम हासिल होंगे। स्वच्छ दुनिया की ओर कदम, हिंदुस्तान। सुनीता नारायण, पर्यावरणविद एवं महानिदेशक CSE। जलवायु सम्मेलन का तात्पर्य उन फैसलों से है जो दुनिया भर की सरकारें वैश्विक हित में लेती रही हैं, मगर हाल के वर्षों में हमने यही देखा है कि जलवायु वार्ताएं खुद अपनी सांस बचाने की जद्दोजहद करती रही हैं। बीते कई दशकों से ऐसी बैठकें विकसित और विकासशील देशों के बीच तनाव, टालमटोल व गहरे मतभेदों की भेंट चढ़ चुकी हैं। जाहिर है, हमें आगे बढ़ने और कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए तत्काल कुछ करने की जरूरत है। पिछले दिनों दुबई में COP28 सम्मेलन इस मामले में अलग साबित हुआ। यह सम्मेलन तब हुआ जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन के खतरों से बुरी तरह उलझी हुई। अब यह समझा जाने लगा है कि गरीबों पर जलवायु परिवर्तन का कितना बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही यह सच भी बेपर्दा हुआ है कि अब तक उठाए गए कदम वंचित देशों की अपेक्षाओं के मुकाबले जरूरी बदलाव के लिहाज से किस हद तक बौने साबित हुए हैं। जरूरी कार्रवाई तभी संभव है जब हमारे पास समानता एवं जलवायु न्याय के साथ साथ प्रदूषण रहित विकास पर फिर से आगे बढ़ने के लिए जरूरी पूंजी हो। सुखद है कि COP28 में पहली बार संकट की व्यापकता एवं त्वरित कार्रवाई की अनिवार्यता महसूस की गई है। वंचित और संपन्न देशों के बीच गहरे विभाजन के बावजूद यह कटु सत्य को नहीं न सिर्फ पहचाना गया बल्कि स्वीकार भी किया गया कि समस्या के समाधान के लिए हमें आपस में सहयोग करना होगा और साथ आना होगा। आप सोच रहे होंगे कि COP28 पिछली वार्ताओं से कैसे आगे बढ़ा। यह 2 अर्थों में हुआ, नैरेटिव बदलने के संदर्भ में और विश्वास निर्माण के संदर्भ में। इसमें संपन्न और वंचित देशों के बीच अविश्वास कम होता हुआ दिख रहा है। नैरेटिव बदलने की बात कहें तो गरीब देशों के लिए कम और रियायती दरों पर पूंजी उपलब्ध कराने, जरूरी कार्रवाई करने और विशेषकर जीवाश्म ईंधन के मुद्दे को वार्ता की मेज पर रखने के सवाल पर परिस्थितियों में बदलाव दिखा।
यह एक कटु सत्य है, लेकिन हमें मानना ही होगा कि व्यापक कार्य योजना के बिना हम जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से उपयोग करने से बाहर को लेकर करने से उपयोग से बाहर करने को लेकर कोई सार्थक बहस नहीं कर सकते। रही बात संपन्न और वंचित देशों के बीच मतभेद को बांटने की, तो COP28 इसमें भी एक कदम आगे बढ़ता दिखा। यकीन न हो तो ग्लोबल स्टॉकटेक जीएसटी की भाषा पर गौर कीजिए, जिसने मुझे पेरिस समझौते की याद दिला दी, जिसमें कहा गया कि जलवायु न्याय केवल कुछ के लिए महत्वपूर्ण है, कुछ के लिए अपशब्द हटा लिए गए हैं। कहने को यह बेशक बहुत छोटा बदलाव है, लेकिन काफी मायने रखता है, क्योंकि कुछ के लिए का मतलब है कि जलवायु न्याय का कोई सार्वभौमिक मूल्य नहीं है और कोई यह ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए, जबकि यह सच नहीं है। पेरिस से दुबई के बीच इन 2-3 शब्दों के हटने का हमें सम्मान करना चाहिए। अब आगे हमें किस दिशा में बढ़ना चाहिए? बैठक में सभी देशों को यह मानना पड़ा है कि हमें अपनी पूंजी बढ़ानी होगी। साथ ही समस्या के समाधान में वित्तीय अंतर को भी जीएसटी में स्पष्ट किया गया है। हमने यह भी स्वीकार किया है कि विकासशील देशों पर अतिरिक्त राजकोषीय भार डालकर और उनके लिए कर्ज का अधिक बोझ बढ़ाकर नहीं पैसे जुटाए जा सकते। साफ है, अनुदान देकर और रियायती दरों पर पूंजी जुटाने की सख्त जरूरत है। इसके बाद सबसे जरूरी है इसे क्रियान्वित करना। इसके लिए सबसे पहले हमें भेदभाव से बिना जुटाई जाने वाली जलवायु पूंजी के बारे में बात करनी चाहिए। जलवायु पूंजी की मात्रा अहम साबित होने जा रही है। इसके बाद जीवाश्म ईंधन का मुद्दा है। पश्चिम देश कह सकते हैं फिर कि यह ठीक नहीं है, लेकिन बेसंभवतः सही भी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि पहली बार हमने जीएसटी के आखिरी दस्तावेज में जीवाश्म ईंधन को जोड़ने में सफलता हासिल की है। मगर कहाँ हम चूक गए? मेरी समझ में वह चूक यह है कि जीवाश्म ईंधन के शेष बजट के इस्तेमाल में कैसे निष्पक्षता बरती जाए, इसे लेकर दुनिया को किसी नियम में नहीं बांधा गया है। इसलिए चरणबद्ध तरीके से जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बंद करना ही होगा। हमारे विचार से उपलब्ध संकेतों के आधार पर इसे चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की आवश्यकता है और उपलब्ध संकेत हमें बताते हैं कि 1.5 बजट कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा का एक अनुमान, जो ग्लोबल वार्मिंग को निश्चित तापमान सीमा से नीचे रखते हुए उत्सर्जित किया जा सकता है, में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल निहित है। अब सवाल यह है कि इसका उपयोग करने का अधिकार किसे है? इसे स्पष्ट करना चाहिए कि जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की जिम्मेदारी सबसे पहले संपन्न देशों की है, जिन्होंने अपने हिस्से के कोटे से अधिक कार्बन बजट का इस्तेमाल किया है। ऐसे देशों में गैस का इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। यहाँ कोयले का सवाल भी है। सीएसई एक ऐसा संगठन है जिसमें स्वच्छ कोयले की वकालत की है। हम ये भी मानते हैं कि कोयले के मुकाबले तेल और गैस पर अधिक भरोसा मुख्यतः उन देशों पर आर्थिक बोझ बढ़ाता है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस समय कोयले का इस्तेमाल करते हैं और उनके पास पूंजी की कमी है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें कोयले का इस्तेमाल चरणबद्ध तरीके से खत्म करना चाहिए, बल्कि इसको वित्त पोषण के सवाल से जोड़ना महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि कौन किस ऊर्जा का उपयोग करता है और कहाँ करता है। इसलिए अब स्वच्छ दुनिया बनाने के संदर्भ में जीएसटी पर अमल करने का सवाल काफी अहम हो गया है, ताकि दुनिया कम जलवायु तनाव वाली हो। दुबई से हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए हम चाहें तो कुछ वक्त बेशक ले लें, लेकिन जरूरी प्रयास अवश्य करें। यह सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में हो। वास्तव में चुनौती अब शुरू हो गई है, मगर उम्मीद यही है कि दुनिया इस चुनौती का बखूबी सामना करेगी जो उससे अस्तित्व में जुड़ी हुई है। धन्यवाद।